हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉलिस ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम इस वीडियो में अपनी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बताया था कि वो जो एम्प्लॉय ESI एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं वो एम्प्लॉय इसमें कवर्ड नहीं होते। राइट। सो यही एक्ट वो है ESI एक्ट 1948। सो इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है। ये आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग JNK। ऑल राइट। एंड देन इसके अंदर जो है ना आपके 100 सेक्शन है और वो 100 सेक्शन आपके 8 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल राइट। और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये जान लेते हैं। ये आपके हर एक इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। ठीक है। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं ये वहां पे भी एप्लीकेबल है। बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका सीजनल फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। ये आपको कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? सीजनेबल फैक्ट्रीज। ऑलराइट। अभी इसका एक चीज हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट मेक्स, भाई देखो गवर्नमेंट का यहाँ पर राज चलता है। राइट। जैसा कि हम सबको पता है। सो गवर्नमेंट क्या कहती है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? भाई वो किसी भी इंडस्ट्री या फिर अदर स्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट में एप्लीकेबल कर सकती है। ठीक है। बट कब एप्लीकेबल करेगी? 1 मंथ का पीरियड देके, 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है। वहीं गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को एग्जम्प्ट कर सकती है इस एक्ट से। और ऐसा नहीं कि वो ऐसी मुंह उठा के एग्जम्प्ट कर देगी, हटा देगी। भाई वो तब करेगी जब उसके एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले A और B दोनों आपके एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड थे। ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम जो B है उसको ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, जो अदर फैसिलिटीज हैं उसको ज्यादा अच्छी मिलने लग गई ESI एक्ट से। सो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो बी को इस एक्ट से एग्जम्प्ट कर देगी, इस एक्ट से हटा देगी। ठीक है। बस में आ गई। ये आपका गवर्नमेंट का रूल है, मतलब गवर्नमेंट कहां पे राज चलता है इस एक्ट में। ये 2 पॉइंट उससे रिलेटेड है। मोटा मोटा समझ में आ गया भाई ये है क्या। अब थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये किस किस टाइप के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो कवर्ड है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। मतलब वो यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। ठीक है। बात समझ में आ गई। वहीं भाई हर एक एक्ट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हमने पढ़ा है। वैसे इस एक्ट का भी है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉय। भाई ये सर्टेन बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। सर वो बेनिफिट क्यों एम्प्लॉयड करता है, वो बेनिफिट क्यों देता है? अगर वो सिकनेस है, मैटरनिटी मतलब कि जो गर्भवती वुमेन्स होती हैं उनके लिए, देन एम्प्लॉयमेंट इंजरीज, भाई इन सब के लिए एक्सेट्रा ये आपको सर्टेन बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रोविजन फॉर द मैटर। भाई जो भी आपके मैटर्स हैं, जो एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय को हर्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं आप कह सकते हो, या फिर जिनसे उनकी तबीयत जो हेल्थ के रिगार्डिंग है उसके लिए ये प्रोविजंस बनाती है ये एक्ट। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपको आएगा जो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ये आपकी प्रोविजन बनाती है। अब हेल्थ में सिकनेस हो गया, मैटरनिटी, या फिर कोई और इंजरी जो एम्प्लॉय को डिसेबल बनाती हो। ठीक है। इसके बाद पढ़ना है अपन को कि भाई इंश्योरेबल स्कीम क्या होती है। एक बात समझो, जब भी किसी की तबीयत खराब हो रही है, मैं आपको स्टोरी टाइप नहीं बता सकता। ठीक है। आपको इसमें डिफरेंट टर्म समझनी होगी कि भाई इसके अंदर होता क्या है। ऑलराइट। सो इसमें इंश्योरेंस स्कीम का मतलब क्या है? भाई ये एक तरीके की हमारे लिए इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है। जिससे कि हमको बेनिफिट मिलते हैं इफ दे आर सिक और डिसेबल्ड। ऑलराइट। सो ये हमारे लिए एज अ इंश्योरेंस स्कीम है, नॉट हमारे लिए जो एम्प्लॉय इसमें क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनके लिए। दूसरा, ये भाई स्कीम बना दी एक, बट इस स्कीम को कोई रेगुलेट भी करता है। वो रेगुलेट करती है इसकी ESI कॉर्पोरेशन, और उसी कॉर्पोरेशन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब इसको कि भाई ये एक्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और मतलब ये कुछ
यू कैन से करप्शन तो नहीं फैला रहा टाइप, और ये सही से काम कर रहा है ना, सो उसके लिए एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है ESI कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया भाई, हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ सुपरविजन द स्कीम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका कि भाई जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आ चुका है पेपर में 2 बार पिछले 5 साल में, और लाइक इस जैसे सब्जेक्ट में अगर कोई चीज रिपीट हो रही है एटलीस्ट 2 बार, सो वो तुमको एक बार ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है क्या? ये 46 सेक्शन के अंडर आता है। ठीक है, इट प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ बेनिफिट टू द विच इंश्योरेंस पर्सन देयर डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कि ये 6 टाइप की बेनिफिट हैं जो इंश्योर्ड पर्सन को मिलती हैं या फिर डिपेंडेंट पर्सन को मिलती हैं। डिपेंडेंट कौन होता है आपको पता ही है। अब ये इंश्योर्ड पर्सन क्या है, सबसे पहले ये जान लो कि भाई इसमें मैं आगे बताऊंगा कि भाई एम्प्लॉय होता कौन है, बट मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूं। वो एम्प्लॉय जो जॉब करता हो, ठीक है, इसमें आपका जो जॉब करता हो और वो जॉब इस एक्ट के अंदर आती हो। क्या बोला मैंने? कोई एम्प्लॉय जॉब करता हो और वो जॉब इस एक्ट के अंदर आती हो कि भाई हम इस तरीके की जॉब के एम्प्लॉय को हम कंपनसेशन देंगे, वो आपका इंश्योर्ड पर्सन होता है। ठीक है, वो आपको क्या होता है? इंश्योर्ड पर्सन होता है, वो आपका एम्प्लॉय भी होता है। ठीक है, अभी जो बेनिफिट है वो क्या है, मैं बेनिफिट की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको गो थ्रू अपना आप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्रोविजन रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट विच दे प्रोवाइड बेनिफिट। ठीक है, मतलब बेनिफिट के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रोविजंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, उनके प्रोविजंस नहीं बता रहा, वो आपको खुद गो थ्रू करने हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, बट स्टिल तुम कर लेना गूगल से या फिर कोई भी बुक हो उससे। सो क्या पहला बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। इसमें क्या होता है भाई, सिकनेस बेनिफिट सबसे पहले हम कैसे बताएंगे कि हम सिक हैं, मतलब हमारी तबीयत खराब है, जो हमारे पास सिकनेस का सर्टिफिकेट हो, ये आपका पहला प्रोविजन भी है। ठीक है, कि भाई आपके पास एक क्या कहते हैं उसे, कि प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम सिक हैं, हमारी तबीयत खराब है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रोविजन है। इसी टाइप के इसके आप 3-4 प्रोविजन कर लेना, काफी आसानी से हो जाएंगे और बहुत आसान भी है। ठीक है, सेकंड है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट टू बी इंश्योर्ड वर्कमैन इन द केस ऑफ कन्फाइनमेंट और मिसकरेज। भाई ये भी वही है, ठीक है, कि ये जो वुमेन्स होती हैं पेट से, उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसी बेनिफिट को कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। इसके रिगार्डिंग कुछ आपके प्रोविजंस हैं, वो आपको खुद गो थ्रू करने हैं। ये आपका काइंड ऑफ होमवर्क है। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे वीडियो देख के ऐसे ही बैठ जाते हैं कि भाई वीडियो से पढ़ ले तो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको कुछ होमवर्क भी करना पड़ेगा, जो आपको बेनिफिट अपने आप करने हैं ये। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा बेनिफिट डिसेबलमेंट बेनिफिट। भाई इसमें क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, सबसे पहले अगर उसकी वो इंजर्ड हो गया और वो इंजर्ड का रिजल्ट उसका क्या हो गया, डिसेबल हो गया वो, सो उसको कुछ कंपनसेट देगा। कौन देगा? ये स्कीम के तहत उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट बेनिफिट। भाई वही जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपके डिपेंडेंट के जो आपका इंश्योर्ड पर्सन का डिपेंडेंट है उसको मिलेगा। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट टू इंश्योर्ड पर्सन ओनली। फनल एक्सपेंसेस ये आपका डेथ के बाद होता है, और ये आपकी लेटेस्ट अमाउंट है कि भाई आपको 10,000 मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, पेमेंट फॉर फ्यूनियल एक्सपेंस ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द प्रिस्क्राइब्ड ऑफ 10,000 रुपीज। इसको इतना ये अमाउंट मिलती है, बाकी आपको इन सब के रिगार्डिंग प्रोविजन करने हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। मैंने आपको बता दिया, ये हर एक फैक्ट्री के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट सीजनल फैक्ट्री। ठीक है, अभी इसमें फैक्ट्री का मतलब जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो फैक्ट्री वो नहीं है कि सर आपने बताया था कि 10 प्लस पावर और 20 विदाउट पावर आपकी फैक्ट्री कहलाती है। अभी इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फैक्ट्री का मतलब होता है 10 और मोर पर्सन आर और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द preceding 12 month and in any part of which an manufacturing process is being carried on or is ordinarily so carried on। इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री क्या है, जहां पे 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी दिन, मतलब कि जो आपके पिछले 12 दिन है वो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से
आपकी फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है और एक प्लेस पे काम हो रहा है और उस प्लेस पे 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो काम आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हो रहा है, सो वो आपकी फैक्ट्री कहलाती है। इसमें विद और विदाउट पावर का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर, एग्जाम्पल देके बता दो। एग्जाम्पल है इसके कि अगर आपका यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, चाहे वो विद पावर हो विदाउट पावर हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 10 एम्प्लॉय हैं, वो जॉब कर रहे हैं, प्लस वो जॉब आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए है, सो वो प्लेस आपके लिए फैक्ट्री होगी इस एक्ट के तहत। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेपर में आया था कि व्हाट इज फैक्ट्री। सो अगर आप फैक्ट्री एक्ट के तहत लिख के आते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। वहीं अगर आप ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग लिख के आते हो तो ये भी सही है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर इस साल आ जाए कि व्हाट इज फैक्ट्री 7.5 नंबर में, तो आप एक डेफिनेशन ईएसआई एक्ट की लिख दो, देन एक डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग लिख दो। जो आपका एग्जामिनर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट पता चल गई, फैक्ट्री पता चल गई कि होती क्या है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है आपका, ये क्या कवर नहीं करता, जैसे मैंने बताया था आपको कि सीजनल फैक्ट्री कवर नहीं करता, बट जहां पे माइन का काम हो रहा हो वो ये कवर नहीं करता, जहां रेलवे रनिंग शीट हो रही हो वहां पे ये कवर नहीं करता, रेगुलर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो बेनिफिट मैंने आपको बताया था, एक मैंने फैक्टर बता दिया आपको इंपॉर्टेंट, देन आपका है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। इसके रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट इंजरी आपकी क्या होती है ईएसआई एक्ट के तहत। इसका मतलब वही है जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा था कि वो इंजरी जो आपकी काम करते समय हो रही है। ठीक है, वो इंजरी जो आपको काम करते समय हो रही है, बट इसमें क्या होता है कि वो भी मैंने आपको इसमें आगे पढ़ाया था कि एम्प्लॉयर जो है वो लायबल है पे करने के लिए अगर उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज है, चाहे वो काम कर रहा हो उस टाइम या फिर ना कर रहा हो। इस केस में वो होता है कि भाई इसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या है कि वो इंजरी अगर एम्प्लॉय को इंजरी हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, इट मीन्स ए पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिसीज अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यार वो जॉब कर रहा है उस टाइम या फिर नहीं कर रहा, बट अगर इसको ऑक्यूपेशनल डिसीज है, ऑक्यूपेशनल डिसीज हुई है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सो वो आपको इंजरी के अंडर कहलाएगी। और वो एम्प्लॉय आपको इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब वो इंश्योरेबल जॉब करना चाहिए। सर समझ नहीं आया, अब एक मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ इसके छोटे छोटे। मैं काम कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, और मेरी काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, सो वो आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। ठीक है, वहीं दूसरा, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई तुम मुंबई जाओ और वहां पे जाके आपको कुछ काम करके आना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंपनी के काम से मुंबई गया, रास्ते में मेरी हो गई डेथ और रास्ते में मेरी हो गई तबीयत खराब या फिर कुछ डिसीज हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, सो वो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। ठीक है, मैं उस टाइम जॉब तो नहीं कर रहा था, बट मैं अपने ऑफिस के रिगार्डिंग ही जा रहा था। वहीं अगर मैं छुट्टी लेकर ट्रिप पे जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं होती। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहां तक पढ़ ली थी। देन वेदर द एक्सीडेंट अकर और द ऑक्यूपेशनल डिसीज इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और विदाउट और आउटसाइड द टेरिटरी लिमिट ऑफ इंडिया। मतलब चाहे वो एक्सीडेंट इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, आपका वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगा अगर आप ऑफिस के काम से जा रहे हो तो। बात समझ में आ गई? पहली चीज आपकी जॉब करते करते हो रही है, वो भी आपकी इंजरी है। दूसरी, आप जॉब नहीं कर रहे बट आप जॉब के रिगार्डिंग बाहर जा रहे हो अपनी कंपनी के लिए और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है। वहीं इट डजेंट मैटर कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है, आपका एक्सीडेंट इंडिया के बाहर भी हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है। इसमें कुछ बाउंड्री लिमिट नहीं है। समझ में आ गया? ये आपको पेपर में आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। ओके, देन आपका नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर कौन होता है। ठीक है, सो एम्प्लॉयर का मतलब होता है डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। फैक्ट्री में एम्प्लॉयर होता है ऑनर,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑनर एम्प्लॉयर होता है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वहीं पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल इन द केस ऑफ एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इसके अलावा इन दोनों का जो इस्टेब्लिशमेंट है उस केस में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, जो सुपरवाइज कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है अपने अंडर, वो आपका एम्प्लॉयर होता है। ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लेबर, प्राइमरी liability of ESI contribution is that of principal employer. However, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। However, he can recover the contribution paid him by other contractor. इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के केस में, ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है। इस एम्प्लॉय को मैंने हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। अगर इसको डिसीज हो जाती है सो इसको कंपनसेट पहले ए ही करेगा, जो इसका ऑनर है वो ही करेगा, और जो बाद में ऑनर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो बाद में पैसे ले लेगा कॉन्ट्रैक्टर से। वो उनकी डील है या फिर कुछ और कह सकते हो तो, ठीक है। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, जो एम्प्लॉयर है, प्राइमरी लायबिलिटी उसी की है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता कौन है। भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉय डिफरेंट केस में डिफरेंट है, वो क्या है बता देता हूं। इन ए फैक्ट्री ऑनर एंड और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री एंड इंक्लूड द मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ऑनर एंड ऑक्यूपायर। ठीक है। दूसरा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज ऑनर और ऑक्यूपायर, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है कि भाई जो ऑनर या फिर ऑक्यूपायर हायर करते हैं एज ए एम्प्लॉयर। ठीक है। मतलब वो किसी को कुछ टाइम के लिए कह सकते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए, फिर हमेशा के लिए वो अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यू कैन से। जो मैनेजिंग एजेंट है, वो एजेंट होता है। ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है वो कौन होता है, वो आपका एजेंट होता है। ठीक है। और ये एज एन ऑनर और एज ए ऑक्यूपायर बिहेव करता है कुछ टाइम के लिए। अगर कोई ऑनर, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी ए है यहाँ पे, और कंपनी ए का ऑनर बाहर जा रहा है और वो इसको अभी मैनेज नहीं कर पा रहा कुछ टाइम के लिए, सो उसने क्या बोला कि मेरे बिहाफ पर जी यहाँ को हेड करेगा, तो जो आपका जी है वो आपका प्रिंसिपल ऑक्यूपायर है। ठीक है। दूसरे केस में अगर इट इज इन एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट के केस में जो अथॉरिटी अपॉइंट बाय द सच गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है वो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है। ठीक है। ये हो गया आपका। देन इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, वो आपका प्रिंसिपल ऑक्यूपायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था कि भाई एम्प्लॉय होता कौन है। थोड़ा सा डीप पढ़ लो, वो भी इसमें वैसे वही लिखा है बट थोड़ा सा और इस डीप है। वो क्या है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वो पर्सन जो जॉब करता है वेजेस के लिए, इन और इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ ए फैक्ट्री टू विच द ESI एक्ट इज एप्लीकेबल। मैंने बताया था वो कहाँ काम करेगा, जहां पे ESI एक्ट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए के यहाँ पे 50 एम्प्लॉय हैं, कंपनी बी के यहाँ पे 50 एम्प्लॉय हैं। कंपनी बी आपकी यू कैन से कि क्राइटेरिया फुलफिल करती है ESI एक्ट के लिए। सो ESI एक्ट के लिए कंपनी बी के एम्प्लॉय इज कॉल्ड एम्प्लॉय, बट कंपनी ए के एम्प्लॉय इज नॉट कॉल्ड एम्प्लॉय। व्हाई? बिकॉज जो कंपनी ए के एम्प्लॉय हैं और जो कंपनी ए है, कंपनी ए इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर ESI एक्ट, और कंपनी ए ESI एक्ट के अंडर नहीं आती। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब दूसरा है आपका जो आपको कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर एम्प्लॉय लेते हैं, वो भी आपका एम्प्लॉय कहलाता है। ये मैं आपको बार बार बोल के थक चुका हूं, तो इसको प्लीज दिमाग में रखना। वहीं अब एक बात आती है कि भाई सर जो ये वाला एक्ट है, क्या ये हर एक एम्प्लॉय के ऊपर लगता है क्या? नहीं, ये हर एक एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगता। तो सर ये किसके ऊपर लगता है, अभी बता रहे हैं, थोड़ा थमो। ठीक है, थम लिए, अभी चलिए वो बताते हैं। भाई जो एम्प्लॉय 15,000 या फिर उससे कम कमा रहा है, वो ही
इस एक्ट के अंदर कवर्ड होगा। ठीक है, जो एम्प्लॉय 15,000 या फिर उससे कम कमा रहा है वो एम्प्लॉय इस एक्ट के अंदर कवर्ड होगा। जो एम्प्लॉय आर्म्ड फोर्स के लिए काम करता है वो एम्प्लॉय इस एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं होता। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। नेक्स्ट है आपका डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय। This is not that much important, but still you should know because concept is king and you need a content to fill the copy also. Okay, so dismissal और discharge का यहाँ पे क्या मतलब है? हमने वर्कमैन कंपनसेशन में क्या पढ़ा था, सॉरी हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या पढ़ा था, दो हमने टर्म पढ़ी थी, डिसमिसल और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वो होता है जो आपका विद कंपनसेशन होता है, डिसमिसल वो होता है जो आपका विदाउट कंपनसेशन होता है। बट इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? उस टाइम पीरियड के लिए जब इसकी तबीयत खराब है। सर समझ नहीं आया, फिर से बोलो, फिर से बोलते हैं, कान जरा एक बार खोल लेना, मैंने कान बोला है। ठीक है, सो आपके 6 एम्प्लॉय हैं, 6 में से आपके 3 एम्प्लॉय हैं, 3 में से आपकी एक एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई फॉर जैन टू मार्च। सो जो एम्प्लॉयर है उसको ये राइट नहीं है कि वो जैन और मार्च के बीच में एम्प्लॉय को डिस्चार्ज करे या फिर डिसमिसल करे। बात समझ में आ गई अब? हाँ जी सर, आ गई। दूसरा है आपका मतलब भाई वो नोटिस भी नहीं दे सकता। क्या? वो नोटिस भी नहीं दे सकता कि आप निकलने वाले हो कंपनी से। ठीक है, हाँ जी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब, जो कि आपका है एम्प्लॉयज इंश्योरेंस। क्या होता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट एंड एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड। अच्छा, ओके ओके ओके, जो आपका एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड है फॉर सच लोकल एरिया। सी, एम्प्लॉय इंश्योरेंस को हैंडल करने के लिए वो हर एक कोर्ट में नहीं जाते, इसके लिए एक स्पेसिफाइड कोर्ट है, वो कोर्ट है आपकी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट। ठीक है, ये बताऊंगा कि ये है क्या। ठीक है, बट इस कोर्ट के लिए जो इसके जज होते हैं वो कौन होते हैं? जो 5 साल पीछे लिखा है वो, जो आपके 5 साल के लीगल क्या कहते हैं, जिन पर 5 साल का एक्सपीरियंस हो किस चीज का, जॉब करने का या फिर प्रैक्टिस करने का, वो इस कोर्ट के लिए एप्लीकेबल हैं जज बनने के लिए। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड फॉर सच लोकल एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, जो मैंने बताया ये वही है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट। अब एक बात समझो कि आपके एरिया बहुत सारे होते हैं, सो क्या होता है इसमें कि भाई जो कोर्ट है वो आपके 3 और 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोकल एरिया कवर कर सकती है, या फिर एक ही लोकल एरिया में 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, बस में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब लास्ट है आपका फॉलोइंग मैटर कैन बी डिसाइडेड इन EI कोड। अगर EI कोड का स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए सो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है, देन ये कौन कौन से एरिया कवर करते हैं वो, देन इस कोर्ट में कौन जज होता है, कौन जस्टिस दिलाता है, वो कैसे बनता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है मैंने बता दी, देन इसमें कौन कौन से मैटर रिजॉल्व होते हैं। सो इसमें डिस्प्यूट के मैटर, इसमें क्लेम के मैटर रिजॉल्व होते हैं। और एक बात सुन लो जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो मैटर इस कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं, लेट्स से कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट नहीं मानती तो सुप्रीम कोर्ट, भाई इसकी कोई ऊपर कोर्ट नहीं होती। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्प्यूट का केस डाला था और इन्होंने वो ठीक कर दिया, बट जो अपोजिशन थी उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये सही नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, मतलब जो नो सिविल कोर्ट हैज बीन पावर टू डिसाइड द मैटर फॉलिंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ EI कोर्ट, मतलब कि EI कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। वो मैंने एग्जांपल दिया था, उसको पेपर में मत लिख के आना, मैंने उसको एग्जांपल दिया था। कुल मिला के ये बस एक ही कोर्ट है, इससे सुपीरियर कोई कोर्ट नहीं है, और इसके जो केस होते हैं वो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट है, और यह मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, इसमें आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ESIC फंड, जो कि आपका पेपर में आता है।
जो आपका पेपर में आ चुका है। सो इसका मतलब क्या है, जो ESIC फंड है ये आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भरते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। दूसरा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना, वो इतना कंजूस है कि वो एम्प्लॉय की वेजेस के पार्ट ही, मतलब अगर मेरी सैलरी 100 है दिन की, सो वो इन 100 में से ही अपना कंट्रीब्यूशन पे करता है, वो अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करता, वो इतना कंजूस है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, कंजूसी दिखा दी उसने, एंड पे टू ESIC फंड बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका, वो क्या है कि वो कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1.75% ऑफ हिज वेज, हिज और हर, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 4.75% ऑफ द टोटल वेज बिल, ठीक है। एक और चीज इसमें जान लो कि द कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेबल फॉर द वेजेस पीरियड फॉर इट हैज बीन पेड विद 21 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द वेज सिस्टम, मतलब 21 दिन के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसका कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। 3 चीज बताई थी मैंने इसमें, क्या कि भाई आपको इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे करते हैं, वहीं एम्प्लॉयर कंजूसी दिखाता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, बट कहां से, एम्प्लॉय की जेब से, ठीक है। तीसरा, 21 दिन में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। चौथा बताया था मैंने कि एम्प्लॉय को 1.75%, वहीं एम्प्लॉयर को 4.75%। इसके बारे में एक और बात जान लो कि जो एम्प्लॉय है, अगर वो 40 रुपए दिन का कमा रहा है, 40 या फिर उससे कम दिन का कमा रहा है, सो वो यहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैंने समझाया था वही इसमें आएगा। ये आपका 3 नंबर में आया था और इस बार 7.5 में आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। उसके बाद मेंशन दी जर्नल प्रोविजन रिगार्डिंग बेनिफिट, बताया था जो मैंने क्वेश्चन आपको, अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। बेनिफिट आप प्लीज एक बार डिटेल में कर लेना, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन इससे आ जाते हैं और ये इस एक्ट में मेन आपका यही है, ठीक है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। देन आपको कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, फिर कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया था। सो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म कवर करा दिए हैं जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं, और मैंने आपको मोटा मोटा केस बता दिया कि इस एक्ट के अंदर है क्या, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक और एक्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट डाउट हो सो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालें, और अगर मैंने कुछ गलत समझाया हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ठीक है। और एट द एंड हमारे सब्सक्राइबर की स्पीड थोड़ी धीरे हो गई है, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और 100 के जल्दी कराएं।